नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की बड़ी खबरों को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भदोही जाएंगे। ये कारपेट एक्सपो मार्ट का मुख्यमंत्री आज लोकार्पण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विंध्याचल मंडल के पार्टी के सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। तो आज भदोही के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से कारपेट एक्सपो मार्ट का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री को करना है, इससे कालीन व्यवसायियों को काफी आने वाले वक्त में फायदा पहुंचेगा। पार्टी के सांसद, विधायक के साथ भी आज बैठक होगी और भदोही को, जो कि कालीन नगरी कही जाती है, उसको वहां पर एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे और इससे कालीन कारोबारियों के दिन अच्छे दिन आएंगे। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध नगर में सुंदर भाटी गैंग के 2 सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गैंग के सक्रिय सदस्य निजाम और सत्यवीर की संपत्ति कुर्क की गई है। निजाम और उसके बेटे के सेक्टर 39 में 3 मकान, एक वेयरहाउस और 4 गाड़ियों को जब्त किया गया है। वहीं सत्यवीर बंसल की 8 बीघा जमीन कुर्क की गई है, जो उसकी पत्नी के नाम पर है। इस जमीन की कीमत 25 करोड़ बताई जा रही है। बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में गैंगस्टर्स की अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शातिर आपराधिक माफिया सुंदर भाटी के गैंग के सक्रिय सदस्यों के विरुद्ध आज माननीय विशेष न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर के आदेशानुसार लगभग 25 करोड़ बाजार मूल्य की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। इसमें सुंदर भाटी के अवैध अर्जित धन को जो दाएं बाएं खपाते थे या उनके बल पे स्क्रैप का ठेका लेना या गाड़ियों को फैक्ट्रियों में लगवाने का काम करते थे। जौनपुर जिले की सरहपा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बैंक डकैती की योजना बनाते 6 बदमाश गिरफ्तार किए हैं। वहीं 5 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक बोलेरो, चोरी की 4 बाइक और तमंचा बरामद किया है। एसपी ने इस गैंग का खुलासा करने वाली टीम को इनाम देने की भी घोषणा की है। बनाते हुए गैंग को पकड़ करके उनकी योजना को विफल किया है। और इसके अलावा इससे पूर्व में जो उनके द्वारा अपराध कारित किया गया है, उसमें उनके द्वारा चुराई गई मोटरसाइकिलें और अन्य जो सामान उनके द्वारा अपराध में अर्जित किया गया है, वह भी उनके कब्जे से दौरान पूछताछ जब्त किया है। आगे बढ़ते हैं। कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को 7वें दौर की बातचीत हुई। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जिसमें 40 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। इस बार की बातचीत में 4 प्रस्ताव में से 2 पर रजामंदी हो गई है। एमएसपी और कानून वापसी पर 4 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। वहीं किसान अपना आंदोलन जारी रखेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि वो एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। एमएसपी जारी रहेगी। बिजली बिल को लेकर भी सहमति बन गई है। पराली के मुद्दे पर भी रजामंदी हो गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मुद्दों पर किसान सरकार के बीच 50% सहमति बन गई है। किसानों के लिए सम्मान और संवेदना है। आशा है कि किसान और सरकार में सहमति बनेगी। समिति बनाने के लिए सरकार पहले दिन से तैयार है। और 3 कानून के बारे में सकारात्मक बातचीत हुई है और उसके लिए बात आगे बढ़े। हम 4 तारीख को बैठ रहे हैं। 4 तारीख को इस पर फैसला करेंगे। पुरानी वाला इशू था जो ये एनजीटी वाले उसमें आता है, ट्रैक्टर वाले इशू हैं, ये सारे इशू हैं। और जो 3 कानून हैं उनको वापसी लेने की बात थी। एमएसपी का बड़ा सवाल था, तो 2 इशू पे बात हुई और 2 अभी इशू रह रहे हैं हमारे, जो एमएसपी है और जो कानून है, इनको वापसी लेने की बात है। तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग हो। आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है।
पहला, जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने साफ कर दिया है कि इस बार फिर बोर्ड परीक्षाएं पहले की तरह ही कराई जाएंगी। संभावना है कि आज शिक्षा मंत्री तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उन चर्चाओं पर विराम लगा दिया कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो क्या परीक्षाएं भी ऑनलाइन होंगी। निशंक ने कहा कि 2021 में बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में अभी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम का कोई विचार नहीं है। अभी तो लिखित परीक्षाएं जो परीक्षाएं होती हैं जिस तरीके से उसी तरीके से परीक्षा करने का विचार है। हालांकि शिक्षा मंत्री निशंक देश भर के छात्रों के लिए शाम 6 बजे बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। इस ऐलान में बोर्ड की परीक्षा को लेकर सभी तरह के सवालों का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष भले हंगामा करता रहे, लेकिन हम कोरोना काल में भी सारी परीक्षाएं नियमों के मुताबिक ही करवाते रहे हैं। कुछ लोग हुआ भी बचाते रहे। हमने जेईई की परीक्षाओं को कराया, हमने नीट की परीक्षाओं को करवाया, हम जेईई एडवांस की परीक्षाओं को कराया, हमने फाइनल एग्ज़ाम को करवाया। उससे पहले सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ामों को भी हमने करवाया। सीएम योगी का सपना हर गरीब का घर हो अपना। इसी सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार एक नई योजना लागू करने जा रही है, जिसके तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी होगी वो जमीन अब गरीब के नाम पर होगी। यूपी सरकार प्रदेश के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बड़ी योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के तहत जिस जमीन पर गरीब की झोपड़ी है वो जमीन उसके नाम होगी। अगर झोपड़ी की जमीन रिजर्व श्रेणी और विवादित नहीं है तो उसे संबंधित गरीब व्यक्ति के नाम कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को झोपड़ी का पट्टा देने के लिए स्वामित्व योजना के तहत अभियान चलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस गरीब का जहां पर झोपड़ी है, जहां पे उसका पक्का वहां पे मकान है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत अगर वह रिजर्व कैटेगरी की लैंड नहीं है और विवादित लैंड नहीं है तो उसका मालिकाना हक उसे उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो गरीबों के घर क्लस्टर में भी बनाए जा सकते हैं। जिस तरीके से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक ही जगह पे बहुत सारी झोपड़ियां होती हैं, ठीक उसी तरीके से क्लस्टर बना करके बहुत सारे आवास उपलब्ध करवाए जाने का निर्देश भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत दिया है। नोएडा में 2 लोगों में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। डीएम स्वास्थ्य एलवाई ने बताया कि 188 लोगों का टेस्ट करवाया गया था, जिसमें से 2 लोगों को कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। दोनों का जिम्स में इलाज चल रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि नए कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतें। 188 लोगों को जो यहाँ निवासरत है उनकी टेस्टिंग कराई गई है, जिनमें से 2 लोग जो कोविड पॉजिटिव आए थे उनमें से एक व्यक्ति को यूके स्ट्रेन मिला। इधर नए कोरोना स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए। इस मीटिंग में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चर्चा हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक किए। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप ने कहा कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नया स्ट्रेन तेजी से फैलता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले वायरस से कम खतरनाक है। कि नया स्ट्रेन में इन्फेक्शन ज़्यादा है, माने जल्दी पकड़ता है एक दूसरे से, मगर उसका वायरल लोड कम है।
उसके माने कि वो इतना घातक नहीं है जो अभी तक हम लोग 10 महीने से देख रहे हैं, लो इंटेंसिटी का है। और इसमें ये भी बात है कि आगे जो वैक्सीनेशन होने जा रहा है, ये भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह का संकेत दिया है कि वैक्सीन वो भी इस नए स्ट्रेन के सामने कारगर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन आने से पहले वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी शुरू हो गई है। दरअसल कानपुर में ऐसा मामला सामने आया जिसमें कुछ साइबर ठग वैक्सीनेशन के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा दे रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं। ये लोग आपके फोन पर आए ओटीपी की जानकारी मांगते हैं और ओटीपी बताते ही आपके खाते से पैसे साफ हो जाएंगे। इस केस के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कुछ शिकायतें थी कि कोरोना वैक्सीन के नाम से भी ये फ्रॉड लोग इस तरह की जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में मैं सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनके झांसे में ना आएँ और किसी तरह की अपनी जो निजी और गोपनीय जानकारी है उसको किसी भी हालत में इन लोगों से शेयर ना करें। कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरे देश को है, वहीं साइबर ठग भी कोरोना वैक्सीन को लेकर के एक्टिव हो गए हैं और वो वैक्सीनेशन के नाम पर लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगने के लिए किसी भी तरीके की डिटेल देना आवश्यक नहीं है और लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें जो इस तरीके की डिटेल मांग रहे हैं। किसी भी तरीके की जानकारी वो शेयर ना करें। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने कहा है कि जर्जर पड़ी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र को मरम्मत कराएंगे। नौशेरा का शेर के खिताब से नवाजे गए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की दिल्ली के जामिया मिलिया कब्रिस्तान में मौजूद कब्र जर्जर हो गई है। हालांकि सेना ने कहा है कि वो अपने हीरो की कब्र को रिनोवेट कराएगी। उपेक्षा की वजह से कब्र टूट गई है। लगता है कि अगर लोग साथ जुड़ेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं खुद करने को तो बिल्कुल तैयार हूँ और जल्दी करूँगा। इस वक्त हम जामिया मिलिया इस्लामिया के उस कब्रिस्तान में हैं जहां पर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की आखिरी आरामगाह यानी कि उनकी कब्र है। दरअसल ये इस तरह से शिकस्ता हालत में पाई गई और उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं तनाज़ा हुआ और जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से कहा गया कि ये ज़मीन भले ही हमारी है लेकिन इसका रख रखाव या तो अहल खाना करते हैं या स्पेशल केस में किसी खुसूसी मामले में खुद आर्मी करती है या फिर कोई दूसरा संगठन या कोई दूसरी तंजीम करती है। कि इसको कोई पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आप चाहे किसी भी पार्टी में हो, समाज के किसी वर्ग के भी से बिलोंग करते हो, लेकिन जो हमारे वीर हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है, उनका मान सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर भी कहा जाता है क्योंकि 1948 में पाकिस्तान के साथ कश्मीर में जो जंग हुई वहाँ पर उन्होंने अपनी शहादत पेश की। मेरे लिए एक मूविंग स्टोरी थी। मैं पढ़कर थोड़ा सा सोचा उसके बारे में, इसलिए कि मैं उनका इतिहास जानता हूँ, किस तरह से उन्होंने जिन्ना के ऑफ़र को ठुकराया था और देश में रहने का फैसला लिया था। ऐसे वीर जवान जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके इज़्ज़त में, उनके रिस्पेक्ट में कुछ हम बहुत कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको उनके जो समाधियाँ हैं या मकबरे हैं उनकी हिफाजत तो कर सकते हैं, उसकी देखभाल तो कर सकते हैं। तो 1912 में पैदा होने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने जब आर्मी ज्वाइन की थी तो वो बलोच रेजिमेंट में थे और उसके बाद से जब भारत पाकिस्तान की तकसीम हुई उसके बाद 51A पैरा ब्रिगेड में उन्होंने सर्व किया। तो यहाँ पर उनकी आखिरी आरामगाह है। अगर देखा जाए तो ये शिकस्ता हालत पाई गई है। इसको लेकर के जामिया इंतज़ामिया का कहना है कि इसको ठीक कर लिया जाएगा। ख़ुद जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा लेकिन गुज़िश्ता 2-3 सालों से इसकी देखरेख नहीं की गई, जिसकी वजह से ये पत्थर गिर गया है। ऐसे में किसी वजह से अगर उनके मकबरे में, उनके ग्रेवयार्ड में कुछ
मेरे ख्याल से अगर रेनोवेशन की ज़रूरत है तो हम सबकी जिम्मेदारी है, करना चाहिए। ये अलग बात है कि पहले नज़र हम किसी के नज़र में नहीं बात आई, जो लोग वहाँ रेसिडेंट हैं उनको भी इसके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए थी। लगता है कि अगर लोग साथ जुड़ेंगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं खुद करने को तो बिल्कुल तैयार हूँ और जल्दी करूँगा। बहुत सारे लोग इस कब्रिस्तान में दफन हैं और उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक अहम है। हमारी बात जामिया मिलिया इस्लामिया के प्यारो अहमद अजीम साहब से हुई है और इसी के साथ साथ प्रोफेसर इक़्तिदार खान से हुई और इस बात की तस्दीक हुई है कि अब इस मामले में आर्मी ने जो साफ तौर पर कहा था कि वो इसकी देख रेख करेगी, तो 2-3 मीटिंग हो चुकी है और जल्द ही इस पूरी आरामगाह को, इस कब्र को पूरे तौर से रिनोवेट करा लिया जाएगा। कैमरामैन गोरगिरी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आगरा से। बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। 50,000 के इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी है। बैंक लूटकांड में फरार था बदमाश नरेंद्र। बदमाश से 6 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ है। थाना सदर इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। बैंक लूटकांड में फरार था नरेंद्र। आगरा से बड़ी खबर इस वक्त बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। थाना सदर इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। 50,000 के इनामी बदमाश को गोली लगी है। यहां पर आरिफ खान बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता आगरा से। आरिफ, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अनुरोध, ये बैंक डकैती करीब 56 लाख रुपए की करीब 15 दिन पहले डकैती हुई थी और उसी का एक वांटेड बदमाश था जिसको 50,000 का इनाम था। पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम इस बदमाश पे पहले घोषित कर रखा था। आज सुबह थोड़ी देर पहले उससे रोकने और पुलिस से मुठभेड़ हो गई। उसने भी फायरिंग की जिसमें बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसको में भर्ती कराया गया है। देखिए, इसके पास 6 लाख रुपए का कैश जो बैंक लूट का था उससे भी बरामद हुआ है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में एक बदमाश अभी भी फरार चल रहा है जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है, लेकिन आज सुबह बदमाश नरेंद्र है उसको मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। स्वागत है। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। फतेहपुर में धाता कोतवाली पुलिस ने अमन सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग के चलते आरोपियों ने अमन की बेरहमी से हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी और बाइक को बरामद कर दोनों को जेल भेज दिया है। न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया। इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि प्रेम प्रसंगों के चलते हमारे द्वारा उक्त व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इसमें और गहनता से विवेचना की जा रही है और माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत कर दिया गया। बांदा में हाई स्कूल के छात्र का रहस्यमय ढंग से लापता होने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 30 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कहीं कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। पूरी घटना की जानकारी के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए मामला शहर कोतवाली में दर्ज कराया है। परिजनों को आशंका है कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है या फिर कोई बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। नगर क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बच्चे के गुमशुदा होने की एक सूचना आई और उस सूचना पर जो है तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया कि वो कमासिन क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ पर उनका लड़का अपने इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें सीनत के साथ। नमस्कार।